बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन किया, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि मटेरियल्स क्या होते हैं, मटेरियल साइंस का ताल्लुक़ किससे होता है, मटेरियल इंजीनियरिंग का ताल्लुक़ किससे होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है मटेरियल का। उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने पढ़ा कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आपने क्या करना है, फिलहाल कुछ मिनट्स के लिए इस टर्म को भूल जाना है। मैं इसकी जगह मटेरियल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूं कि मटेरियल्स का स्ट्रक्चर। अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें हमने ये पढ़ना है कि मटेरियल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का पाया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं और उनके दरमियान मेन डिफरेंसेस क्या है। यही आज की हमारी वीडियो का मेन मुद्दा है। अब पहली बात यह है कि हमारे जहन में सवाल आता है कि सर जी हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या मटेरियल के स्ट्रक्चर को पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्या है। आखिर कोई तो बात है या इस चीज़ की कोई तो ऐसी अहमियत है जिसकी वजह से हम मटेरियल का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस सवाल का जवाब मिलता है तो जवाब की वजह से आपको इस टॉपिक की अहमियत का अंदाज़ा होगा और फिर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के फ़र्क को बेहतर तौर पर समझ पाओगे। अब सवाल ये था कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत क्या है। प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, सेंट्रल पैराडिगम ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्या चीज़ थी कि सबसे पहले एक मटेरियल की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद उस मटेरियल का क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर के बाद उस मटेरियल के अंदर ख़ास तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर वो मटेरियल कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल पैराडिगम ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब ज़रा गौर करना, प्रोसेसिंग क्या है, वो तरीका जिससे हमने किसी भी मटेरियल को बनाना है। जब बनाने का तरीका मुख्तलिफ होगा तो मटेरियल का स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होगा। अब जब मटेरियल का एक ख़ास स्ट्रक्चर आपने हासिल कर लिया है तो उस ख़ास स्ट्रक्चर की वजह से वो मटेरियल ख़ास प्रॉपर्टीज़ शो करता है और प्रॉपर्टीज की ही बुनियाद पर वो कुछ खास फंक्शंस परफॉर्म करेगा। मीन कि अगर आपने एक स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया है मटेरियल का कि उसके अंदर कंडक्शन की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की कंडक्शन करवाएगा। अगर आपने उस मटेरियल का स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रोसेस किया है कि उसके अंदर कंडक्शन ना हो, वो नॉन कंडक्टर हो, तो उसके अंदर नॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आएंगी और फंक्शंस के तौर पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। अब इस बात से आपने एक पॉइंट पकड़ना है। पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर्टीज आप अपने मटेरियल में लाना चाहते हो, जो फंक्शन कोई मटेरियल परफॉर्म कर रहा है, वो मेनली डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर मटेरियल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो वो ये प्रॉपर्टीज परफॉर्म करेगा, अगर मटेरियल का स्ट्रक्चर वैसा होगा तो वो वाली प्रॉपर्टीज परफॉर्म करेगा। मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमें किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब ही हमें पता चलेगा भाई ये वाली प्रॉपर्टीज अगर आपने अपने मटेरियल में लानी है तो आपको अपने मटेरियल का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा। और ज़रा इस बात को ना आपको एक बड़ी प्यारी एग्जांपल से समझाता हूँ। ये फ़ोटो आपके सामने आ गई है, ठीक है। अब इसमें नीचे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं एक पेपर पे, उसके ऊपर उन्होंने 3 डिस्क रखी हुई हैं। समझ आ रही है बात की। सबसे लेफ़्ट वाली डिस्क जो है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये अपने अंदर से पास होने वाली सारी लाइट को गुजरने दे रही है। जो सेंटर वाली है वो ट्रांसलूसेंट है, मतलब वो कुछ लाइट को पास होने दे रही है, कुछ को पास होने नहीं दे रही। आपको मध्यम मध्यम नीचे दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट्स। और जो सबसे परे वाली है राइट वाली, वो है ओपैक,
मतलब वो कुछ भी लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने दे रही और नीचे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब सवाल देखो क्या है, सवाल ये है कि इन तीनों का जो मटेरियल है वो सेम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीनों एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी हुई है। लेकिन फर्क ये आता है कि तीनों की प्रोसेसिंग का तरीका मुख्तलिफ है, तीनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। अगर आप सबसे लेफ्ट वाली की डिस्क की बात करोगे जो ट्रांसपेरेंट है, जो अपने नीचे अपने अंदर से सारी लाइट को पास होने दे रही है और आपको नीचे अल्फाबेट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, वो एक सिंगल क्रिस्टल सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। उसमें हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन है, किसी किस्म की इम्परफेक्शन नहीं है, वो सारी लाइट को पास होने दे रही है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट। सेंटर वाली की बात करो, ट्रांसलूसेंट वाली की, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल सिस्टम मौजूद है और छोटे छोटे क्रिस्टल सिस्टम्स के दरमियान में बाउंड्रीज है और वो बाउंड्रीज लाइट के कुछ पोर्शन को स्कैटर कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको वो मध्यम दिखाई दे रहा है। अब जो तीसरी वाली है ओपैक है, उसके अंदर ना सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सिंगल क्रिस्टल सिस्टम मौजूद है, बल्कि उनके साथ साथ उसमें वॉइड्स भी मौजूद हैं, जिन्हें आप पोर्स कहते हो, छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं और जो आने वाली सारी लाइट को स्कैटर कर देते हैं और आपको कोई भी इमेज जो है वो नजर नहीं आता, कोई भी लाइट उसमें से पास नहीं करती। पॉइंट ये था कि तीनों का मटेरियल सेम था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ था और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह से तीनों की प्रॉपर्टीज भी क्या थी, मुख्तलिफ। एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट और तीसरी ओपैक। तो यहां से आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता होगा कि स्ट्रक्चर को पढ़ना कितना जरूरी है। आपको मटेरियल का स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप उसकी एक खास प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम मेटल्स हैं, बहुत ज्यादा ब्रिटल है। सिल्वर और गोल्ड ये भी मेटल्स हैं, ये लेस ब्रिटल हैं। चारों मेटल्स, लेकिन ब्रिटलनेस दोनों की क्या है, मुख्तलिफ है। अब पता क्या चला, इनके मेटेलिक स्ट्रक्चर में क्या होगा डिफरेंस, कुछ का मेटेलिक स्ट्रक्चर और है, कुछ का और है। तो स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो प्यारे बच्चों अपने पास मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स को हम मेनली दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके पास लिक्विड मटेरियल्स, दूसरे होते हैं आपके पास सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, अब जो लिक्विड मटेरियल्स हैं इसको आप जो है लिक्विड स्टेट, ठीक है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, आप उसके अंदर पढ़ लेते हो। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स ये फिजिक्स का चैप्टर है, आप इसके अंदर पढ़ लेते हो। मटेरियल साइंस का लिक्विड मटेरियल से ताल्लुक नहीं है। तो मटेरियल साइंस के अंदर आप सॉलिड मटेरियल्स को जो है वो पढ़ते हो। सॉलिड मटेरियल्स आप मेनली किस में स्टडी करते हो, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बात और है, ये जो अपने सॉलिड मटेरियल्स हैं इनको हम मेनली दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। किस बुनियाद पर, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। स्ट्रक्चर की बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सॉलिड मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज अमोर्फस सॉलिड्स। लो जी, दो तरह के आपके पास सॉलिड्स आ जाते हैं और अब आगे हम इन दोनों का डिफरेंस सीखेंगे कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड में मेन डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स का डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस क्या है जी, कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इसमें पार्टिकल्स, अब वो पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या फिर वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर 3D पैटर्न, कि ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में जो एटम्स हो या आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो वो एक तरतीब के साथ एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं 3 डायमेंशंस के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ये एटम्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, तो ये एक तरतीब के साथ 3 डायरेक्शन में XYZ प्लेन में आप कह सकते हैं ये अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अमोर्फस सॉलिड्स की बात करें, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं या आयंस हैं, कलेक्टिवली आप कह लो पार्टिकल्स हैं, उनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, कोई तरतीब नहीं होती, कोई ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है,
कोई खास पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलता, बस ऐसे ही आप समझ लो क्लस्टर्स होते हैं, गुच्छे बने होते हैं। तो ये इस तरीके से इरेगुलर अरेंजमेंट जो है आपको देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक लंबे ऑर्डर में अपने आप को तरतीब देते हैं। तो ये एक खास किस्म का ऑर्डर, लॉन्ग ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां से ऐसे मूव करूं तो ये पार्टिकल्स का आपको एक लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है ना। एक काफी देर तक ये एक लंबे ऑर्डर में मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज किए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर आप बात करेंगे, यहां पे ये ऑर्डर यहां से शुरू हुआ, खत्म, यहां से नया ऑर्डर शुरू हो रहा है, ठीक है, यहां से एक नया ऑर्डर शुरू हो रहा है। आपको एक लंबा ऑर्डर, जो एक लंबी तरतीब है मॉलिक्यूल्स की, वो देखने को नहीं मिलती। यहां पर आपको शॉर्ट ऑर्डर जो है वो देखने को मिलते हैं। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खास बात ये होती है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, शार्प होता है, और ये खास मेल्टिंग पॉइंट पे जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप NaCl की बात करो तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एक खास शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इनकी मेल्टिंग पॉइंट की वेरी करने की रेंज है वो हमेशा लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस होती है, कि 5 डिग्री सेल्सियस से कम ही इनकी वेरी कर सकती है। मतलब 801 से 802, 3, 4, 5, आप मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट की रेंज जो है वेरी करने की, वो हमेशा 5 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, बल्कि इनका रेंज कर रहा होता है। और वो जो रेंज होती है वो हमेशा 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्लास की बात करूं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। अब अगर आप इसमें देखो डिफरेंस की रेंज वो क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस से क्या है वो ज्यादा है। समझ आ रही है बात की। इसमें जो रेंज होगी वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम होगी। मोस्टली तो होता ही शार्प है ना, फिक्स होता है। लेकिन अगर वेरी थोड़ा सा करे भी सही तो वो एक थोड़ी हद तक वेरी करता है, ज्यादा हद तक वेरी नहीं करता। लेकिन जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट है ये तो बहुत ज्यादा ही वेरी करते हैं, और इनकी जो वेरी की रेंज है, वेरी करने की रेंज है वो 5 डिग्री सेल्सियस से क्या होती है, ज्यादा। अगला पॉइंट क्या है जी, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। मतलब ये है कि शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इस बात को काबू करना है कि अगर आप मुख्तलिफ डायरेक्शन में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में मूव करोगे तो वो मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अब सिंपली अगर मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूं, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है। अब मान लो ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है। अब अगर लाइट यहां से इस प्लेन में ऐसे मूव करे तो लाइट को कितने एटम्स या पार्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। बात को समझना है। जब मान लो ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब मैं स्पीड ऑफ लाइट को चेक करने की बात कर रहा हूं मुख्तलिफ डायरेक्शन में। मैंने पहले इस डायरेक्शन में मूव करवाई और लाइट और उसकी स्पीड को चेक किया और देखा मैंने कि लाइट जो है वो 7 मॉलिक्यूल से, एटम से या इनसे टकराई है। अब अगर मैं लाइट को ऐसे मूव करवाऊं फिर वो कितने एटम से टकराएगी, 3 से। अगर मैं लाइट को ऐसे मूव करवाऊं तो फिर वो और ज्यादा एटम से टकराएगी। मीन ये है कि मुख्तलिफ डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो मुख्तलिफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का उस चीज को सामना करना पड़ेगा। दैट्स वाई मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दिखाएगा। समझ आ रही बात की। अगर आप इस प्लेन में मूव कर रहे हो 7 एटम्स का सामना, मानो स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। अगर इस प्लेन में इस डायरेक्शन में मूव करते हो सिर्फ 3 एटम्स का सामना, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो गई। अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स का सामना करना पड़ रहा है। तो पता ये चला कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये एनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। मतलब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। यानी इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट। डायरेक्शन डिपेंडेंट मतलब वो डिपेंड करती हैं कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो।
समझ आ रही बात की। अब अगर इसका मुकाबला देखो अमॉर्फस सॉलिड से, तो वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अब इसकी क्या रीजन है, देखो मैंने आपको पहले बताया इसमें पार्टिकल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। ऐसे समझो गुच्छा बना हुआ है, मीन अगर आप यहां से ऐसे मूव करो, यहां से ऐसे मूव करो, यहां से ऐसे मूव करो, आपको मोर और लेस सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। दैट्स वाई आप जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव करो, आपको वो प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम ही देखने को मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दैट डजंट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। ठीक हो गई बात, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की करती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट है। एक्स प्लेन में मूव करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और होंगे, वाई प्लेन में मूव करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स और होंगे। जिस मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करने पर आपको मुख्तलिफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। दैट्स वाई हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी जो है वो मुख्तलिफ आपको नजर आएगी। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में तो है ही क्लस्टर, मोर और लेस आपको सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जिस डायरेक्शन में जाओ आप, तो वो आपको सेम प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। इसलिए अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। एंड पे हमारे पास कुछ मिसालें हैं। NaCl का स्ट्रक्चर आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, FSC में भी, आयरन है, डायमंड है, तो इनके अंदर एटम्स की एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। जैसे आप उसके अंदर NaCl की बात करो तो क्यूबिक फॉर्म में आपको पता है एक खास उसके आयंस जो हैं Na और Cl के, वो अपने आप को अरेंज करते हैं किनारों पर, सेंटर में, फेस पे, हर कहीं। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट से आपको जो है एक खूबसूरत सा 3D स्ट्रक्चर मिलता है। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट आपको मुख्तलिफ क्रिस्टल सिस्टम जनरेट करके देती है, ये जो आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर अमॉर्फस सॉलिड की बात करें, ग्लास है, रबड़ है, प्लास्टिक है, वैक्सीज है, ये जो है किसी भी तरीके का इनके अंदर आपको रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल्स की देखने को नहीं मिलती। एक और बड़ी प्यारी सी बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ना ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रू सॉलिड्स। मतलब क्या है? ट्रू सॉलिड इसलिए कहा जाता है ये सच्चे सॉलिड हैं। मीन ये कि ये सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। और ये जो अपने माशाल्लाह से अमॉर्फस सॉलिड हैं, इनको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, मीन ये है कि कोई लिक्विड ले लो, उसको इतनी हद तक कूल करो, इतनी हद तक कूल करो, सुपर लेवल तक कूल करो, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, पार्टिकल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, बस ऐसे ही क्लस्टर सा, गुच्छा सा, पत्थर सा आपको मिल जाए। दैट इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई और अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या फ़र्क है। आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर कोई बात समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।